हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में जो पार्ट बच गया था उसको हम इस वीडियो में पूरा करेंगे। तो देखो, हमने पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया था। परिणामी तरंग का परिणामी आयाम r, प्रारंभिक कला कोण थीटा और परिणामी तीव्रता i, जो कि अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी तरंग बनती है। तो जो परिणामी तीव्रता i है और परिणामी आयाम r है, दोनों ही कोस फाई के ऊपर डिपेंड करते हैं। कोस फाई के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि फाई का मान यदि कोस फाई का मान यदि +1 है तो यहाँ पर तीव्रता क्या आएगी, अधिकतम आएगी। और यदि कोस फाई का मान -1 है तो यहाँ पर तीव्रता क्या आएगी, मिनिमम आएगी। वैसे ही यहाँ पर कोस फाई का मान +1 समपोषी व्यतिकरण के लिए होता है, तो इसका आयाम क्या आएगा, अधिकतम आएगा। और यदि कोस फाई का मान -1 है तो इसका आयाम क्या आएगा, न्यूनतम आएगा। ठीक है। तो हमने देखो समपोषी व्यतिकरण केस फर्स्ट, फाई का मान 2n पाई लेते हैं भाई, ध्यान रहना चाहिए। अर्थात पाई का क्या होता है, समगुणज होता है। तो कोस 2n पाई इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। कोस फाई का मान कितना होता है, 1। तो देखो परिणामी आयाम r इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 का अंडर रूट है। तो देखो यहाँ पर a1 प्लस a2 का स्क्वायर बन गया और इसका अंडर रूट आ गया। हमने देखो यहाँ पर क्या किया है, कोस फाई का मान 1 रखा है, तो कितना बच जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, फिर बाद में कितना बच जाएगा, a1 प्लस a2 बच जाएगा। वैसे देखो मैंने यहाँ पर कोस फाई का मान 1 किया है, तो i1 प्लस i2 प्लस 2√i1 i2 बच जाएगा। वो देखो यहाँ पर बचा हुआ है। फिर देखो आगे मैंने क्या कर दिया, इसको मैं a प्लस बी का स्क्वायर बनाऊंगा। यहाँ पर मैं a प्लस बी का स्क्वायर बनाएंगे तो देखो कैसे बनेगा, i1 को मैंने √i1 का स्क्वायर लिख दिया, i2 का √i2 का स्क्वायर लिख दिया, बाकी ऐसा कैसा। तो देखो यहाँ पर ये स्क्वायर से अनरूट कर सकता है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, इसको भी अपन ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यहाँ पर a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला बन चुका है, और √i1 प्लस √i2 का होल स्क्वायर की फॉर्मूला बन गया। तो ये अधिकतम तीव्रता फॉर्मूला होता है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है। फिर हमने ये कंडीशन पढ़ ली थी, तो इसका आंसर 4I0 मैक्सिमम तीव्रता, मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। ठीक है। अब देखो आज हम इसका आगे ग्राफ पढ़ेंगे। देखो ग्राफ में क्या होता है, ये समपोषी व्यतिकरण के लिए ग्राफ है। देखो ये प्रथम तरंग है, ये दूसरी तरंग है, और ये इन दोनों के अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग बनती है उसका ग्राफ ये है। तो प्रथम ये द्वितीय तरंग है और ये परिणामी तरंग है। इसका आयाम a1, इसका आयाम a2, और परिणामी तरंग का आयाम कितना है, r इक्वल टू a1 प्लस a2 हो गया, जो कि समपोषी व्यतिकरण में हमने अभी भी निकाला था। तो r इक्वल टू क्या आता है, a1 प्लस a2, दोनों का आयाम जुड़ जाता है, और परिणामी आयाम r इक्वल टू कितना जाता है, a1 प्लस a2। तो ध्यान रहना चाहिए, दोनों तरंगे इसमें समान कला में है। देखो समपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगे समान कला में होती हैं, दोनों तरंगें समान कला में होती हैं। ये भी ऊपर की तरफ जा रही है और ये भी ऊपर की तरफ जा रही है, और परिणामी तरंग जो बनती है वो भी समान कला में ही आ रही है। तो तीनों ही कला क्या समान है, तो ये समपोषी व्यतिकरण हो गया। ठीक है। अब देखो विनाशी व्यतिकरण पढ़ेंगे, तो ध्यान रहना चाहिए, समपोषी व्यतिकरण के लिए फाई इक्वल टू कितना होता है, 2n पाई। विनाशी व्यतिकरण के लिए फाई इक्वल टू कितना होता है, 2n प्लस 1 पाई। इसमें पाई का विषम गुणज, इसमें पाई का सम गुणज। तो देखो पाई का विषम गुणज, सारी यहाँ पर सारी विषम संख्याएं आ रही हैं, 1 3 5 7 सारी क्या है, विषम संख्याएं आ रही हैं, और यहाँ पर सारी क्या थी, सम संख्याएं होती हैं। तो देखो यदि पाई का मान, यदि यदि जो फाई है, फाई का मान यदि विषम संख्या हो, फाई का मान क्या हो, विषम संख्या हो, तो कोस पाई -1, कोस 3 पाई -1, तो सबका मान -1 आता है। यदि विषम संख्या हो तो -1, और यदि सम संख्या हो तो +1। तो देखो यहाँ पर कोस फाई का मान -1 आ गया, तो आपको कोस फाई का मान, यहाँ ध्यान रहना चाहिए कि कोस फाई का मान कितना होता है, -1 होता है। कोस जीरो का मान कितना होता है, 1 होता है। तो कोस जीरो 1 और कोस पाई -1, तो कोस फाई इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। अब देखो कोस फाई का मान वही फॉर्मूला अपने पास वहाँ रख देंगे, कोस फाई का मान -1, एक तो कोस फाई का मान -1 इसमें कर देंगे, एक कोस फाई का मान -1 इसमें कर देंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस में आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। बाकी सेम प्रोसेस, सेम टू सेम पीछे वाली प्रोसेस रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो परिणामी आयाम r, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, अब की बार यहाँ पर क्या आ गया, माइनस का चिन्ह आ गया है, -2a1 a2 का अंडर रूट आ गया है। तो a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर बना दिया इसको, और ये अंडर रूट हो गया, फिर ये अंडर रूट स्क्वायर कट जाएगा। तो देखो ये क्या बच गया, a1 माइनस a2 बच गया। अब यदि a1 a2 इक्वल टू क्या हो, a हो, जो कि व्यतिकरण में होता है, जो आयाम क्या होता है व्यतिकरण में, शर्त होती है इसकी कि जो आयाम होता है वो लगभग बराबर होना चाहिए, जो तीव्रता भी लगभग बराबर होनी चाहिए, और तरंगें समान कला में, जो तरंगें होती हैं वो एक ही दिशा में अध्यारोपित होनी चाहिए। देखो r इक्वल टू क्या आ गया, a माइनस ए इक्वल टू 0। तो अगर
दोनों आयाम बराबर हो तो यहाँ पर आर का मान 0 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो परिणामी तीव्रता, तो इसमें भी माइनस चिन्ह आएगा, इसमें भी माइनस चिन्ह आ रहा है, पिछले वाले में प्लस चिन्ह आ रहा था, बस इतना ही फर्क है बस। देखो माने I1 प्लस I2 माइनस 2 रूट I1 I2, तो वो वही है, सेम टू सेम पीछे वाली प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर देखो I1 को रूट I1 स्क्वायर लिखेंगे, I2 को रूट I2 स्क्वायर लिखेंगे, फिर लिखने के बाद यहाँ माइनस चिन्ह आ जाएगा, फिर वो का वो फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर रूट I1 माइनस रूट I2 का स्क्वायर आ चुका है। तो ये मिनिमम इंटेंसिटी, मतलब न्यूनतम तीव्रता ये वाला होता है, और मैक्सिमम ये वाली होती है। तो ये मैक्सिमम प्लस के लिए हो गया, ये माइनस के लिए हो गया। अगर तीव्रता का मान बराबर हो, अगर दोनों तरंगों की तीव्रता क्या बराबर हो, तो यहाँ पर जो न्यूनतम तीव्रता वो कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। चलो आगे इसका ग्राफ देख लेते हैं। अब देखो ध्यान रहना चाहिए, जो तरंगे विनाशी व्यतिकरण में जो तरंगे अध्यारोपित होती हैं वो विपरीत कला में अध्यारोपित होती हैं। देखो यहाँ पर ये तरंग ऊपर की तरफ जा रही है, ये तरफ नीचे से स्टार्ट हो रही है। देखो ये ऊपर से है, ये नीचे से है, ये फर्स्ट और ये सेकंड। देखो दोनों तरंगों की कला क्या है, विपरीत है, फर्स्ट ये है, सेकंड ये। और जो परिणामी तरंग आ रही है वो ऊपर की तरफ आ रही है, क्योंकि इसका आयाम कम हो जाएगा। आयाम कम क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आयाम माइनस करना पड़ेगा। ये A1 है, ये A2 है, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा, A1 माइनस A2। तो इसलिए ये परिणामी तरंग का आयाम कम हो रहा है, जबकि इसका आयाम अधिक है, इसका आयाम अधिक है। जो परिणामी आयाम का आयाम क्या हो गया, परिणामी तरंग का आयाम क्या हो गया, कम हो गया। तो ये है परिणामी तरंग, जो रेड है वो मैंने परिणामी तरंग से दर्शाई है, और ये समय के साथ इसका ग्राफ बनाया गया है। चलो ठीक है, इसके आगे देखो हम इसका तीव्रता ग्राफ पढ़ते हैं। तीव्रता ग्राफ देखो ध्यान रहना चाहिए, जो हमने प्रायोगिक इसका विश्लेषण किया था, हमने उस टाइम भी ये वाला ग्राफ बनाया था। उस टाइम हमने वैसे ही वो जो वाला ग्राफ था वो एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है ये मैथमेटिकल ग्राफ है। देखो तीव्रता वितरण या ऊर्जा वितरण, कोई से बोल दो, ऊर्जा भी सही है, वितरण तीव्रता वितरण भी सही है, दोनों के लिए वैलिड है। देखो ये वाला ग्राफ एग्जाम में पूछते हैं, ये वाला ग्राफ कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। ये वाला ग्राफ देखो, इसमें देखो ये उच्चिष्ट है, मतलब ये दीप्त फ्रिंज के लिए बनता है, संपोषी व्यतिकरण के लिए बनता है। तो जो ये वाला ग्राफ है जो केंद्रीय उच्चिष्ट होता है, संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में उच्चिष्ट बनता है, और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति में निम्निष्ट बनता है, और अदीप्त फ्रिंज प्राप्त होती है। तो देखो यहाँ पर फाई का मान कितना है, देखो ग्राफ किसके बीच बन रहा है, जो ग्राफ है वो कलांतर फाई और तीव्रता आई के बीच बन रहा है। तीव्रता आई और कलांतर फाई के बीच ये ग्राफ बनता है, हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और जब फाई का मान पाई है तब निम्निष्ट। देखो यहाँ पर पाई है, यहाँ पर 3 पाई है, फिर आगे 5 पाई आएगा। तो जब विषम संख्याएं हैं तब क्या आ रहा है, निम्निष्ट आ रहा है। और जब सम संख्याएं हैं 2 पाई 0 माइनस 2 पाई, तब क्या आ रहा है, उच्चिष्ट आ रहा है। तो सम संख्या होने पर उच्चिष्ट आता है, और विषम संख्या होने पर क्या आता है, निम्निष्ट आता है। देखो ये यहाँ पर मैंने अधिकतम तीव्रता दर्शाई है, ये रहा अधिकतम तीव्रता रूट I1 प्लस रूट I2 का स्क्वायर, पीछे पड़ गए हैं। ये न्यूनतम तीव्रता दर्शाई है मैंने, रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। तो ये अधिकतम हो गई, ये न्यूनतम हो गई, और ये इसकी औसत तीव्रता हो गई, ये इसका बीच का मान हो गया औसत तीव्रता, जो कि I1 प्लस I2 होता है। अब देखो इसमें जो सबसे मेन बात है वो क्या है, व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षण नियम लागू होता है। ऊर्जा संरक्षण नियम देखो जितनी ऊर्जा ना निम्निष्ट पर विलुप्त होती है, उतनी ऊर्जा उच्चिष्ट पर क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर विलुप्त हो गई, यहाँ दोबारा प्राप्त हो गई, यहाँ दोबारा विलुप्त हो गई, दोबारा प्राप्त हो गई। तो इस प्रकार से ये क्रम चलता रहता है। तो ऊर्जा संरक्षण नियम मतलब ऊर्जा न तो नष्ट होती है और न ही इसको प्राप्त किया जा सकता। ऊर्जा जो वितरण होता है वो एक समान बना रहता है। तो इसलिए व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षण नियम लागू होता है, क्योंकि जितनी ऊर्जा निम्निष्ट पर विलुप्त होती है उतनी ऊर्जा उच्चिष्ट पर प्राप्त हो जाती है। थैंक यू।